समय पहले की बात है। विजयगढ़ नाम का एक समृद्ध राज्य था। इस राज्य के राजा वीर सिंह बहुत ही न्यायप्रिय और दयालु थे। उनके दरबार में अनेक विद्वान, योद्धा और मंत्री उपस्थित रहते थे, लेकिन उन सभी में सबसे प्रमुख थे महामंत्री राघवेंद्र, जो अपनी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। विजयगढ़ में ही एक जौहरी रहता था जिसका नाम था वसुदेव। वसुदेव देखने में सीधा साधा लगता था, लेकिन अंदर से बहुत ही चालाक और धूर्त था। वह अक्सर लोगों को ठगने के नए नए तरीके सोचता रहता था। एक दिन उसने सोचा, यदि मैं राजा को ठग लूं तो मेरी धूर्तता की कोई हद नहीं रहेगी, लेकिन राजा को ठगना आसान नहीं होगा। मुझे किसी ऐसे व्यक्ति को ठगना होगा जो बहुत ही धनवान हो और राजा का करीबी भी हो। राज्य में एक अमीर व्यापारी था जिसका नाम हरिहर था। वह बहुत ही ईमानदार और दयालु था। एक दिन वसुदेव ने हरिहर को बुलाया और कहा, मित्र, मेरे पास एक दुर्लभ हीरा है जिसे मैं केवल तुम्हें ही देना चाहता हूँ। हीरा देखने में बहुत ही कीमती लग रहा था, इसीलिए हरिहर ने सोचा कि यह एक अच्छा सौदा होगा। उसने वसुदेव को बड़ी रकम दे दी और हीरा खरीद लिया। लेकिन जब उसने हीरे को जौहरी के पास जांचने के लिए भेजा तो पता चला कि वह नकली था। हरिहर को बड़ा ही दुख हुआ। उसने राजा के दरबार में जाकर न्याय की गुहार लगाई। राजा वीर सिंह ने इस मामले को गंभीरता से लिया और कहा, इसका न्याय हमारे महामंत्री राघवेंद्र करेंगे। राघवेंद्र ने दोनों पक्षों को ध्यान से सुना और फिर कहा, हम इस मामले की जांच करेंगे। यदि वसुदेव ने सच में धोखा दिया है तो उसे दंड मिलेगा। राघवेंद्र ने एक चाल चली। उन्होंने राज्य के सबसे प्रसिद्ध जौहरी को बुलाकर कहा, हमें इस हीरे की सच्चाई पता करनी है। जौहरी ने तुरंत ही हीरे पर एक विशेष रसायन लगाया जिससे वह पूरी तरीके से घुल गया। उसने कहा, महाराज, यह हीरा नकली है, पूरी तरीके से नकली है। अब राघवेंद्र ने वसुदेव से पूछा, तुम्हारा क्या कहना है? वसुदेव ने बहाने बनाने की बड़ी ही कोशिश की, लेकिन मंत्री जी की तीव्र बुद्धि के आगे वह टिक नहीं सका। राजा ने आदेश दिया कि वसुदेव को दंड स्वरूप कारागार में डाल दिया जाए और हरिहर को उसकी धनराशि वापस कर दी जाए। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री राघवेंद्र ने अपनी चतुराई और न्यायप्रियता से न्याय किया और धूर्त जौहरी अपने दुष्कर्मों की सजा भुगतने के लिए विवश हो गया। बात पुराने जमाने की है, जब किसी नगर में एक बुढ़ा आदमी रहता था जिसकी अनाज पीसने की एक चक्की थी। बुढ़ा अपने जीवन की कई बहारें देख चुका था। उसने अपनी सारी उम्र बड़ी ईमानदारी से रोजी रोटी कमाई थी। आसपास के कई गांवों में वह इकलौता चक्की वाला था। लोग उसे चक्की वाला बाबा भी कहकर बुलाते थे। बुढ़े के 3 बेटे थे जो किसी बरगद के पेड़ की मजबूत टहनियों की तरह थे। तीनों के तीनों जवान और सेहतमंद। एक दिन की बात है, बाप ने अपने बेटों को बुलाया और कहा, मेरे प्यारे बच्चों, इस दुनिया में हर आदमी की जिंदगी अच्छी या बुरी कैसी भी हो गुजर ही जाती है, और जैसा कि तुम्हें मालूम है कि जो इस दुनिया में पैदा हुआ है उसकी मौत निश्चित है। अब मेरी उम्र का सूरज भी ढलने वाला है। आज नहीं तो कल मैं भी अपने कर्मों की गठरी को लेकर इस दुनिया से कुछ कर जाऊंगा। अगर सच पूछो तो मुझे इस दुनिया को छोड़ने का कोई दुख नहीं है, लेकिन मेरी बेचैनी का कारण सिर्फ एक ही है और वह है हमारी चक्की। मुझे नहीं मालूम कि मेरे बाद इस चक्की का क्या होगा और इस चक्की पर क्या गुजरेगी। अपने बाप के मुंह से ऐसी बातें सुनकर
तीनों बेटे एक साथ कहने लगे, बापू आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए, हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस चक्की के पहिए को घुमाते रहें ताकि घर का कारोबार भी चलता रहे और चक्की के ना होने से लोगों को कोई तकलीफ भी ना हो। बुढ़े ने प्यार भरी नज़रों से अपने बेटे को देखा और कहने लगा, मेरे बच्चों, ईश्वर से कोई बात छिपी नहीं है। किसी भी बात को कह देना और उसको पूरा करना दोनों में बहुत अंतर होता है। क्या मैं इस बात की उम्मीद रखूं कि तुम सचमुच मेरी कही हुई बातों को अमल में लाओगे? अगर तुम तीनों भाई मिलकर इस चक्की के पहिए को घुमाते रहोगे तो विश्वास करो कि इसी में तुम सबकी भलाई है, या फिर तुम अपने में से किसी एक भाई को ठीक समझो तो यह चक्की उसी के हवाले कर दो। वरना याद रखो कि अगर इस चक्की ने काम करना बंद कर दिया तो तुम भी भूखे मरोगे और दूसरे लोग भी। जब बुढ़े ने अपनी बात खत्म की तो तीनों बेटों में से हर एक ने यही कहा, बापू मैं ज़्यादा समझदार हूँ, इसीलिए इस चक्की का सारा काम मैं संभाल लूँगा। बूढ़े बाप ने अपने बेटों को चुप रहने का इशारा किया और बोला, कहने को तो तुम तीनों इस चक्की की देखभाल करने को तैयार हो, परंतु मैं चाहता हूँ कि तुम तीनों का इम्तहान लूँ ताकि मैं यह जान सकूँ कि तुम में से कौन इस चक्की को संभालने के काबिल है। मैं तुम तीनों को यही आशीर्वाद देता हूँ कि तुम तीनों इस परीक्षा में खरे उतरो। बेटों ने जब परीक्षा की बात सुनी तो जोश में आकर कहने लगे, बापू हम हर तरह के इम्तहान के लिए तैयार हैं। बुढ़ा पिता अपनी जगह से उठा और दूसरे कमरे में पहुंच गया। वहां से वह 3 गठरियां उठा कर लाया जिसमें अखरोट भरे हुए थे और अपने बेटों को देकर कहने लगा, इन गठरियों में अखरोट हैं, तुम लोग आगे बढ़ो और एक एक गठरी उठा लो। इसके बाद ही मैं तुम्हें अगले कदम के बारे में बतलाऊंगा। तीनों बेटे आगे बढ़े और उन्होंने एक एक करके गठरी उठा ली। यह गठरियाँ ज़्यादा वजनदार नहीं थी। इसके बाद उनके पिता ने कहा कि शहर जाने के लिए अपने अपने घोड़े तैयार कर लो। रास्ते के लिए कुछ खाना पानी और खर्चे के लिए कुछ पैसे भी ले लो। तीनों बेटों ने बड़ी ही खुशी से अपने पिता के आदेश का पालन किया और सफ़र की तैयारी करने लगे। खाने का सामान, पीने के लिए पानी और कुछ धन लेकर वे घोड़ों पर सवार हो गए। जब वे लोग अपने सफ़र पर निकले तो उसका बुढ़ा पिता कहने लगा, मेरे बेटों, तुम्हारी परीक्षा अब शुरू होती है। मुझे ईश्वर पर भरोसा है कि तुम सही सलामत शहर पहुंच जाओगे और समय पर वापस भी लौट आओगे। शहर में मेरे 3 पुराने मित्र रहते हैं। उन तीनों का शहर में अपना अपना कारोबार है, इसीलिए तुम में से हर एक को मेरे एक एक दोस्त के घर जाना है और उसे अपना परिचय देना, साथ ही उनके पास बैठकर दुनिया में ईमानदारी से व्यापार करने के तरीके सिखाना। लेकिन याद रखना, इस सफ़र में 3 दिन से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए। वैसे इस बात की पूरी संभावना है कि अगर तुमने देर कर दी तो अपने पिता की जगह खाली पाओगे। इस बात पर बड़े बेटे ने पूछा, बापू फिर हमारी इस परीक्षा का परिणाम कैसे निकलेगा? बाप ने बड़े बेटे के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा यूँ तो हमारी पूरी जिंदगी ही एक परीक्षा है और यह सफ़र तो बहुत ही छोटी सी परीक्षा है, लेकिन इन 3 दिनों में यह मालूम हो जाएगा कि ईश्वर ने किस आदमी को किस मकसद के लिए पैदा किया है। अब जल्दी करो और अपने भाइयों के साथ निकल जाओ, क्योंकि तुम्हारे पास काम ज़्यादा है और वक्त कम है। बेटों ने जब अपने पिता की यह बातें सुनी तो अपने अपने घोड़े पर सवार हो गए और फिर अपने सफ़र पर निकल पड़े। वे तीनों नगर की तरफ जा रहे थे, लेकिन
उन तीनों के दिमाग में तरह तरह के ख्याल भी आ रहे थे। हर भाई यही सोच रहा था कि वह ही इस परीक्षा में खरा उतरेगा और जब सफ़र पूरा करने के बाद वह अपने पिता के पास पहुंचेगा तो इस चक्की का मालिक बन जाएगा। वह इन्हीं विचारों में खोए हुए थे कि अचानक जब उन्होंने मुड़कर देखा तो मालूम हुआ कि वह अपने गांव से काफ़ी दूर आ चुके थे। अब तो चक्की भी उनकी नज़रों से ओझल हो चुकी थी। अब जो चीज़ उनके सामने थी वह था शहर का लंबा सफ़र, जिसके लिए उन्हें सिर्फ चलते रहना था। काफ़ी देर तक सफ़र करने के बाद वे चलते चलते थक गए। तभी उन्हें दूर से एक घना और छायेदार पेड़ दिखलाई दिया। इसीलिए मंझले भाई ने दूसरे भाई की तरफ देखते हुए कहा, अब आराम का वक्त है। मेरे ख्याल से हमें कुछ खा पी लेना चाहिए। अगर हम इसी तरह चलते रहे तो हमारे शरीर की सारी ताकत खत्म हो जाएगी। दूसरे भाइयों ने भी उसकी इस बात पर अपनी सहमति जता दी। वे तीनों अपने अपने घोड़े से उतरे। उन्होंने खाने का सामान उतारा। इतने में बड़ा भाई चिल्लाया और कहने लगा, अरे अरे, अब क्या होगा? तुमने देखा कि क्या हुआ? उसके दोनों भाई आगे बढ़े और पूछने लगे, क्या माजरा है? आखिर ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई है? बड़े भाई ने अपनी सुराही की तरफ इशारा किया और कहने लगा, रास्ते में इसका मुंह खुल गया था और बूंद बूंद करके सारा पानी बह गया। अब मैं परेशान हूँ कि क्या करूँ? छोटे भाई ने कहा, सच में तुमने बड़ी ही लापरवाही से काम किया। अब तो हमें पानी के लिए बड़ी ही मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। बड़ा भाई कहने लगा, बड़ा ही अजीब सफ़र है यह, लेकिन सफ़र में ऐसे हादसे तो होते ही रहते हैं। इसीलिए जाओ हम बैठकर सोचते हैं कि क्या करना चाहिए। छोटे भाई ने सुराही उठाई और कहने लगा, पहला और सबसे ज़रूरी काम तो यह है कि पानी की तलाश की जाए। बड़े भाई ने कहा, आग जलाने के लिए लकड़ियां जमा करनी चाहिए, लेकिन पानी की तलाश में कौन जाएगा? लकड़ियां कौन जमा करेगा और खाना कौन बनाएगा? तीनों भाई एक दूसरे की तरफ देखने लगे। बड़े भाई ने जब यह सब देखा तो कहने लगा, सबसे मुश्किल और ज़रूरी काम तो लकड़ियां जमा करना है। यह काम मैं खुद ही करूँगा, क्योंकि अगर लकड़ियां ना हुई तो हम खाना नहीं पका सकेंगे। यही कहकर बड़ा भाई अपनी जगह से उठा और लकड़ियां लाने के लिए चला गया। लेकिन मझले भाई ने मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे कोई पहाड़ खोदना हो और उसमें से लकड़ियां निकालनी हो। मेरे ख्याल से तो सबसे मुश्किल काम खाना पकाना है। अगर लकड़ी और पानी मौजूद हो परंतु खाना पकाने वाला कोई ना हुआ तो हम भूखे ही मर जाएंगे। मझले भाई ने इतना कहा और फिर अपनी जगह से उठकर वह मिट्टी का चूल्हा बनाने में व्यस्त हो गया। अब छोटा भाई ही रह गया था और उसके सामने खाली सुराही पड़ी हुई थी, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि पानी कहाँ से लाएं। परंतु उसने हिम्मत ना हारी। सुराही उठाकर वह पानी की तलाश में चल दिया। मन ही मन वह कहने लगा, मेरे भाइयों ने तो अपना अपना काम संभाल लिया है, अब मुझे भी किसी न किसी तरह से पानी लेकर आना ही होगा, क्योंकि खाना बनाने और प्यास बुझाने के लिए हमें पानी की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत होगी। छोटा भाई तेज कदमों के साथ पहाड़ की तरफ चलने लगा। छोटा भाई जानता था कि अक्सर पहाड़ी इलाकों में झरने होते हैं और शायद वह भी किसी झरने तक पहुंच जाए। वह चलता रहा। उसने पहाड़ी इलाके के कई टीले पार कर लिए। वह जितना भी आगे गया परंतु उसे कहीं पर भी पानी नजर नहीं आया। परेशान होकर वह सोचने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि उसे पानी भी ना मिले और
उसके भाई प्यासे मर जाएं, यूँ तो उसका सफ़र यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। ना तो वह शहर में पहुंच सकेंगे और ना ही वापस अपने पिता के पास। यही सोचकर वह कुछ देर के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गया। कुछ देर तक आराम करने के बाद उसने अपने मन में यह निश्चय किया कि वह अपनी आंखों और कानों को खुला रखेगा, जिससे कि वह पानी के बहने की आवाज़ सुन सके और हो सकता है कि उसे पानी नज़र आ जाए, क्योंकि इस तरह से मारा मारा फिरने से उसके हाथ कुछ भी नहीं आएगा। छोटे भाई के दिमाग में जब यह नई तरकीब आई तो वह अपनी जगह से उठा और एक बार फिर से उस पहाड़ी इलाके में पानी की तलाश करने लगा। वह इसी तरह से घूम रहा था कि उसे दूर से पानी की बूंदें टपकने की आवाज़ आई। फिर उसने अपने कान खड़े किए और आवाज़ की दिशा में चल दिया। अभी वह ज़्यादा दूर नहीं गया था कि वह पानी के झरने के पास पहुंच गया, परंतु झरने में पानी बहुत ही कम था। छोटा भाई बड़ी ही सावधानी से आगे बढ़ा। उसने बड़ी ही मुश्किल से सुराही में पानी भरा और फिर वापस चल दिया। अभी वह कुछ कदम ही चला था कि एक पत्थर से ठोकर खाकर वह गिर पड़ा, जिसके कारण उसके हाथ और बाजू में काफ़ी चोटें भी आ गईं। वह बड़ी ही मुश्किल से संभला और सबसे पहले उसकी नज़र सुराही पर पड़ी, जो अभी एक तरह से सही सलामत थी। यह देखकर वह बहुत ही खुश हुआ। उसने अपने जख्मों की परवाह न की और वापस चल दिया, ताकि जल्दी से जल्दी अपने भाइयों के पास पहुंच जाए। जब छोटा भाई वापस पहुंचा तो यह देखकर हैरान हो गया कि दोनों बड़े भाई सोए हुए थे। ऐसा मालूम पड़ता था कि वह दोनों बहुत ही गहरी नींद में थे। मझले भाई की नींद कुछ ज़्यादा ही गहरी थी। उसके अखरोट की थैली भी खुली हुई थी। अखरोट के कुछ छिलके भी इधर उधर बिखरे हुए थे। शायद उसने कुछ अखरोट उसमें से खा लिए थे। छोटे भाई ने उन्हें जगाया। जैसे ही वह दोनों नींद से जागे, सुराही को देखते ही उस पर टूट पड़े और गटागट पानी पीने लगे। जी भर के पानी पीने के बाद उन्होंने अपने भाई की तरफ देखा और नाराज होते हुए कहने लगे कि तुम्हें मालूम भी है कि तुम कहाँ रह गए थे। जब हम प्यास और थकावट के कारण बदहवास हो गए तो हम सो गए। हमें लगता है कि तुमने सुराही में पानी भर लिया होगा और उसके बाद तुम पहाड़ों में सैर सपाटा करने लगे होगे। बड़े भाई ने कहा, इससे अच्छा तो यही होता कि मैं पानी लेने के लिए खुद जाता, तो बहुत ही साफ सुथरा ठंडा पानी लेकर आता और इतनी देर भी ना लगती। अब तो हमारा काफ़ी समय यहीं पर खराब हो गया है। दोनों बड़े भाइयों के जी में जो भी आया वह छोटे भाई को कहते रहे। छोटा भाई चुपचाप उनकी सारी बातें सुनता रहा। इसके बाद उन्होंने खाना पकाया और फिर अपना अपना सामान समेटा। वे लोग दोबारा से अपने सफ़र पर चल दिए। तीनों भाई थके मांदे भूखे प्यासे आखिरकार शहर में जा पहुँचे। तीनों ने जैसे ही शहर में कदम रखा तो छोटा भाई कहने लगा, मैं तो सबसे पहले अपने पिता के दोस्त के पास जाऊंगा और उन्हें पिता का संदेशा दूंगा। मझला भाई कहने लगा कि अभी किसी जगह जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम कल और परसों इसी शहर में हैं। अभी तो थकावट से हमारा बदन चूर चूर है, इसीलिए मैं तो आज पूरा दिन आराम करूंगा। बड़ा भाई कहने लगा, अगर मैं थका हुआ ना होता तो जरूर ही अपने पिता के उस मित्र के पास जाता, लेकिन इस वक्त मुझे आराम करना है और उसके बाद बाजार जाकर कुछ खरीदूंगा। आखिर कई सालों से मेरी एक ख्वाहिश थी कि एक जोड़ा जूते खरीदूंगा। मैं अगर कल अपने पिता के दोस्त के पास नहीं जा सका तो परसों उनके पास जरूर जाऊंगा। अब तो सिर्फ छोटा भाई ही था
जो सबसे पहले जाए और अपने पिता के दोस्त को उसका संदेशा दे, साथ ही साथ उससे ईमानदारी से व्यापार करने के तरीके भी सीखे। और फिर हुआ भी यही। छोटा भाई उसी समय अपने पिता के दोस्त के यहाँ पर गया। उसने अपने पिता का संदेशा उन्हें दिया और फिर अपना काम निपटा कर वह सराय में अपने भाइयों के पास वापस लौट आया। उस रात वह तीनों एक सराय में रुके। दूसरे दिन मझिला भाई अपने पिता के बताए हुए दोस्त के पते पर गया। वहां पर पहुंचकर उसने दरवाज़ा खटखटाया तो एक औरत ने दरवाज़ा खोला। मझले भाई के पूछने पर पता चला कि वह पिता के दोस्त की पत्नी थी और उसने बताया कि उसके पति की तबीयत ठीक न थी और वह वैद्य के पास दवा लेने के लिए गए हुए हैं। हो सकता है वह थोड़ी ही देर में वापस लौट आए, तो तुम्हारी मुलाकात उनसे हो जाएगी। अगर तुम चाहो तो कुछ देर के लिए उनका इंतज़ार कर सकते हो। मझला भाई, जो कुछ ज़्यादा ही जल्दी में नज़र आ रहा था, कहने लगा, इस शहर में मुझे और भी कई काम हैं। आज नहीं तो कल मैं उनसे आकर ज़रूर मिलूँगा, इसीलिए मैं जाता हूँ और कल दोपहर के वक्त दोबारा आ जाऊँगा। यही कहकर वह अपने भाइयों के पास सराय में वापस लौट आया। दूसरी तरफ बड़ा भाई जूते खरीदने के लिए गया हुआ था। जब वह जूते खरीदने के लिए बाजार में पहुंचा तो जूते के भाव पूछने लगा। उसे लगा कि जूते खरीदने के लिए उसके पास रकम कुछ कम है, इसीलिए वह अपने भाइयों की तलाश करने लगा और फिर पैसों की कमी की बात उनसे कही। लेकिन उसके भाई भी उसी की तरह खाली हाथ थे, इसीलिए वह भी उनकी कुछ सहायता न कर पाए। बड़ा भाई जब अपने दोनों भाइयों से नाउम्मीद हो गया तो सोचने लगा कि अब तो मुझे अखरोट की थैली बेचनी ही पड़ेगी, जिससे कुछ पैसे मेरे हाथ में आ जाएंगे और मैं जूते खरीद सकूंगा। उसने अपने अखरोट की थैली उठाई और दोबारा बाजार में जा पहुंचा। वहां पर अखरोट को बेचकर उसने अपने लिए बहुत ही अच्छे जूते खरीद लिए। इधर दोपहर के वक्त मझला भाई एक बार फिर से अपने पिता के दोस्त के घर पहुंचा। काफ़ी देर तक दरवाज़ा खटखटाने पर भी उसे कोई जवाब न मिला, इसीलिए वह समझ गया कि घर का मालिक किसी काम से घर से बाहर गया हुआ है और इसी तरह वह एक बार फिर से सराय में वापस लौट आया। अब उन्हें वापस भी जाना था, क्योंकि पिता ने उनसे कहा था कि जैसे भी हो 2 दिन के अंदर यह सफ़र पूरा कर लेना है। आज उनकी इस शहर में आखिरी रात थी, इसीलिए सराय में बैठे हुए वह एक दूसरे से बातें कर रहे थे। उन्होंने जो कुछ भी शहर में देखा और सुना वह एक दूसरे को बताने लगे। इतने में छोटे भाई ने कहा, अब हमारे लिए कौन सा काम बाकी है? मझले भाई ने कहा, मेरे जिम्मे जो भी काम थे मैंने पूरे कर लिए, लेकिन मैं अपने पिता का संदेश उनके दोस्त तक नहीं पहुंचा सका, क्योंकि उनका दोस्त सफ़र पर बाहर गया हुआ था। अब मेरा कोई भी काम बाकी नहीं है। बड़े भाई ने कहा, अगर मुझसे पूछो तो मेरा भी कोई काम बाकी नहीं है। मैं तो यहाँ सिर्फ जूते खरीदने के लिए आया था, जो मैंने खरीद लिए, और वह अखरोट की थैली भी मैंने बेच दी। पिता का संदेश उनके दोस्त तक पहुंचाना है और वह काम भी मैं कल सुबह पूरा कर दूंगा। छोटे भाई ने कहा, मुझे लगता है कि हमें कल सुबह वापस रवाना हो जाना चाहिए। तुम लोगों को याद होगा कि पिता ने कहा था कि अगर तुम लोग देर से आए तो शायद मुझे ना देख सकोगे। बड़ा भाई तो ऐसी बातें सुनने का आदी था, इसीलिए लापरवाही से कहने लगा, अच्छा हुआ जो तुमने याद दिला दिया। अगर बापू मुझसे पूछेगा तो मैं कह दूंगा कि मैं उनके दोस्त के पास गया था, लेकिन वह मुझे घर पर नहीं मिला। अगले दिन तीनों भाई जब उठे तो अपना अपना सामान बांधकर घर की तरफ रवाना हो गए।
रास्ते में बड़ा भाई कुछ ज़्यादा ही खुश था। वह बार बार एक ही बात कहता था कि मुझे तो पक्का विश्वास है कि बापू मेरी अक्ल की दाद देगा, क्योंकि मेरे मुकाबले में तुम दोनों ने जो काम किए हैं वह बिल्कुल बेनतीजा है। क्योंकि हमारे छोटे भाई ने तो अखरोट को छुआ तक नहीं। हम मझले भाई ने अपनी थैली में से कुछ अखरोट खा जरूर लिए हैं, लेकिन मैंने तो उन अखरोटों की थैली को बेचकर उनका पूरा फायदा उठाया है और नए जूते खरीदे हैं। हालांकि अक्लमंदी यही थी कि तुम लोग भी ऐसा ही करते और सफल होकर घर वापस लौटते। मझले भाई ने जब यह सुना तो हैरानी से मुंह में उंगलियां दबाते हुए कहने लगा, बड़े भाई, अफसोस की बात है कि मेरे दिल में यह ख्याल क्यों नहीं आया और मैंने भी ऐसा क्यों नहीं किया। यकीनन बापू तुम्हारी इस अक्लमंदी के कारण तुम्हें चक्की का मालिक बना देंगे और हम दोनों को तो शर्मिंदगी ही उठानी पड़ेगी। तीनों भाई बातें करते करते आखिरकार अपने गांव और फिर अपने घर में पहुंच गए। जब वे तीनों अपने पिता के सामने हाजिर हुए तो पिता ने कहा, मेरे बेटों, अभी तुम जाकर नहा धो लो और कुछ देर आराम कर लो, उसके बाद तुम मेरे पास आ जाना। तीनों भाइयों ने आराम से नहाया धोया और फिर खाना खाया। उसके बाद वह अपने पिता के पास आए ताकि अपने सफ़र की सारी बातें उन्हें बता सके। बूढ़े बाप ने अपने बेटों की तरफ देखा और कहने लगा, अब बारी बारी से मुझे सब कुछ बतलाओ जो इस सफ़र के दौरान तुमने किया। हर एक बेटे ने शुरू से लेकर आखिर तक अपनी अपनी सारी कहानी पिता को बतला दी। बूढ़े पिता ने हर बेटे की बातें बड़ी ही हैरानी से सुनी और फिर कुछ देर सोचने के बाद वह छोटे बेटे की तरफ इशारा करते हुए कहने लगा, मेरे बाद तुम्हारा छोटा भाई इस काबिल है कि वह चक्की के पहिए को घुमाता रहे। मझले भाई ने पिता के इस फैसले पर ऐतराज किया कि बापू, आप भला छोटे भाई को इस चक्की का मालिक कैसे बना सकते हैं। बुढ़े पिता ने एक गहरी सांस ली और कहने लगा, मेरे फैसले की पहली वजह यह है कि जब तुम रास्ते में भूख और प्यास से निहाल थे तो सबसे मुश्किल काम था पानी को ढूंढना, न कि लकड़ी और चूल्हा बनाना। उस मुश्किल काम को तुम्हारे छोटे भाई ने पूरा किया। पानी की तलाश करते हुए जख्मी होने के बावजूद भी वह सुराही भरकर लाया। दूसरी वजह यह है कि मैंने जो अखरोट की थैली तुम्हें अमानत के रूप में दी थी, उसने वह थैली अच्छी तरीके से संभाल कर रखी। मैंने यह तो बिल्कुल भी नहीं कहा था कि उन अखरोटों को खा लेना या उन्हें बेच देना। तीसरी वजह यह है कि इसने अपने कर्तव्यों को बहुत ही अच्छी तरीके से निभाया है। इसने शहर में दाखिल होते ही सबसे पहले मेरा संदेश मेरे दोस्त तक पहुंचाया और उसे ईमानदारी से व्यापार करने के तरीके भी सीखे। बस इसीलिए मैं तुम्हारे छोटे भाई को इस चक्की का मालिक बना रहा हूँ, क्योंकि यह इस काबिल ही है कि इस चक्की के पहिए को अच्छी तरीके से घुमाएगा, लोगों की अमानत यानी अनाज और आटे को अच्छे से संभाल कर रखेगा, जैसे इसने उन अखरोटों को संभाल कर रखा, और इस बात का भी ख्याल रखेगा कि अपने ग्राहकों से यह जो वादा करेगा उसे अच्छी तरीके से निभाएगा। जैसे कि इसने मेरे दोस्त तक मेरा संदेशा पहुंचाकर सबसे पहला काम किया। इसकी इसी आदत की वजह से कोई भी ग्राहक इस पर बेईमानी का आरोप नहीं लगा सकेगा। इसीलिए आज के बाद यही चक्की का मालिक है। बाप ने एक गहरी सांस ली और अपने दूसरे बेटे की तरफ देखकर कहने लगा, अगर अब भी तुम्हें लगता है कि मैंने गलत फैसला किया है तो तुम मुझे बता सकते हो। इस चक्की पर तुम्हारे छोटे भाई का हक नहीं है।
बड़े भाई और मझले भाई की कुछ भी कहने की हिम्मत ना हुई, इसीलिए वे चुपचाप खड़े रहे और अपने छोटे भाई की तारीफ करने लगे। इसके बाद कई सालों तक छोटा भाई चक्की के पहिए को घुमाता रहा और सारी उम्र इस कारोबार को करता रहा। उसकी चक्की पर आसपास के कई गांवों के लोग आते और अपना अनाज पिसवा कर ले जाते। सभी उसकी ईमानदारी और मेहनत की बहुत ही प्रशंसा करते।